चैप्टर 6 एक अद्वितीय उद्यम के बारे में रोमांचक चर्चा। इन शब्दों को सुनकर मेरे अंदर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। फिर भी मैंने खुद को नियंत्रित किया। मैंने इस पर अच्छा व्यवहार करने का संकल्प भी किया। प्रोफेसर लिडेनब्रुक के सामने केवल वैज्ञानिक तर्क ही कुछ मायने रख सकते थे। अब ऐसी यात्रा की व्यावहारिकता के खिलाफ अच्छे तर्क भी थे। पृथ्वी के केंद्र तक घुसना क्या बकवास है। लेकिन मैंने अपनी द्वंद्वात्मक बैटरी को उपयुक्त अवसर के लिए बचाकर रखा और मैं अपने खाने की संभावना में दिलचस्पी लेने लगा, जो अभी आने वाला नहीं था। खाली मेज के सामने चाचा के क्रोध और शापों के बारे में बताना बेकार है। स्पष्टीकरण दिया गया, माथा को आज़ाद कर दिया गया। वह बाजार भाग गई और उसने अपना काम इतनी अच्छी तरह से किया कि 1 घंटे बाद मेरी भूख शांत हो गई और मैं स्थिति की गंभीरता के बारे में सोचने में सक्षम हो गया। पूरे डिनर के दौरान मेरे चाचा बहुत खुश थे। उन्होंने कुछ ऐसे सीखे हुए चुटकुले सुनाए जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मिठाई खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। मैंने उनकी बात मान ली। वो अपनी मेज के एक छोर पर बैठ गए, मैं दूसरे छोर पर। एक साल, उसने बहुत ही विनम्रता से कहा, तुम एक बहुत ही चतुर युवक हो। तुमने मेरे लिए एक शानदार सेवा की है, ऐसे समय में जब संघर्ष से थककर मैं प्रतियोगिता छोड़ने वाला था। मैं कहाँ खो गया था, कोई नहीं बता सकता। मेरे बेटे, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा और तुम उस गौरव में अपना हिस्सा पाओगे जो तुम्हारी खोज तुम्हें ले जाएगी। ओह, आओ, मैंने सोचा, वो अच्छे स्वास्थ्य में है। अब उसी गौरव पर चर्चा करने का समय है। सबसे पहले, मेरे चाचा ने फिर कहा, मैं तुम्हें सबसे अटूट गोपनीयता बनाए रखने का आदेश देता हूँ, समझे? वैज्ञानिक दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और बहुत से लोग इस उद्यम को करने के लिए तैयार होंगे, जिन्हें हमारी वापसी की पहली खबर ही मिलनी चाहिए। मैंने पूछा, क्या आपको सचमुच लगता है कि बहुत से लोग इतने साहसी हैं? निश्चित रूप से, ऐसी प्रसिद्धि पाने में कौन हिचकिचाएगा? अगर वो दस्तावेज सार्वजनिक हो जाए तो भूवैज्ञानिकों की एक पूरी सेना आर्ने सक्नुसेन के पदचिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं इस बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हूँ, चाचा, मैंने उत्तर दिया, क्योंकि हमारे पास इस दस्तावेज की प्रामाणिकता का कोई सबूत नहीं है। क्या उस किताब का नहीं, जिसके अंदर हमने इसे पाया है? मान लिया, मैं मानता हूँ कि सक्नुसेन ने ये पंक्तियाँ लिखी होंगी, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने वाकई ऐसी यात्रा पूरी की है? और क्या यह नहीं हो सकता कि यह पुराना चर्मपत्र गुमराह करने के लिए लिखा गया हो? मुझे यह आखिरी शब्द कहने पर लगभग पछतावा हुआ, जो एक बेपरवाह पल में मुझसे निकल गया। प्रोफेसर ने अपनी झबरा भौहें झुका ली और मुझे डर लगा कि मैंने अपनी सुरक्षा के साथ गंभीर रूप से समझौता किया है। सौभाग्य से इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मेरे सख्त साथी के होठों पर एक मुस्कान तैर गई और उसने जवाब दिया, यही तो हम देखेंगे। मैंने थोड़ा निराश होकर कहा, लेकिन मुझे इस दस्तावेज के खिलाफ सभी संभावित आपत्तियों को समाप्त करने दीजिए। बोलो मेरे बेटे, डरो मत। तुम अपनी राय व्यक्त करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। अब तुम सिर्फ मेरे भतीजे नहीं, बल्कि मेरे सहकर्मी हो। कृपया बोलो। खैर, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जोकुल, ये स्निफिल्स और ये स्काटारस क्या हैं? ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने हैं। इससे आसान कुछ नहीं है। मुझे कुछ समय पहले ही लिपिजिग में मेरे मित्र ऑगस्टस पीटरमैन से एक नक्शा मिला है। इससे ज्यादा उपयुक्त कुछ नहीं हो सकता। बड़ी किताबों की अलमारी में दूसरी शेल्फ में तीसरा एटलस निकालो, सीरीज Z, प्लेट 4। मैं उठ खड़ा हुआ और ऐसे सटीक निर्देशों की मदद से आवश्यक एटलस ढूंढने में असफल नहीं हो सका। मेरे चाचा ने उसे खोला और कहा, यह आइसलैंड का सबसे अच्छा मानचित्र है, हेंडरसन का, और मेरा मानना है कि इससे हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मैं नक्शे पर झुका। आप इस ज्वालामुखी द्वीप को देख रहे हैं? प्रोफेसर ने कहा, ध्यान दें कि सभी ज्वालामुखियों को जोकुल्स कहा जाता है, एक शब्द जिसका आइसलैंडिक में अर्थ ग्लेशियर होता है और आइसलैंड के उच्च अक्षांश के अंतर्गत। लगभग सभी सक्रिय ज्वालामुखी बर्फ के बिस्तरों से निकलते हैं, इसलिए जोकुल शब्द आइसलैंड के सभी विस्फोटक पहाड़ों पर लागू होता है।
बहुत अच्छा, मैंने कहा, लेकिन स्नेफिल्स का क्या? मैं उम्मीद कर रहा था कि इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन मैं गलत था। मेरे चाचा ने जवाब दिया, आइसलैंड के पश्चिमी तट पर मेरी उंगली का अनुसरण करें। क्या आपको राजधानी रेकजाविक दिखाई देती है? हाँ, आपको दिखाई देती है। अच्छा, उन असंख्य फ्योर्ड्स पर चढ़ें जो समुद्र से घिरे तटों को काटते हैं, और 65वें डिग्री अक्षांश पर रुकें। आपको वहाँ क्या दिखाई देता है? मुझे एक प्रायद्वीप दिखाई देता है जो जांघ की हड्डी जैसा दिखता है, जिसके अंत में घुटने की हड्डी है। बहुत अच्छी तुलना है, मेरे दोस्त। अब क्या तुम्हें उस घुटने की हड्डी पर कुछ दिख रहा है? हाँ, समुद्र से निकलता हुआ एक पर्वत। सही, वह स्नेफिल्स है। वह स्नेफिल्स। हाँ, ये 5000 फीट ऊंचा पर्वत है, जो दुनिया के सबसे उल्लेखनीय पर्वतों में से एक है, अगर इसका गड्ढा पृथ्वी के केंद्र तक जाता है। लेकिन यह असंभव है, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, और ऐसी हास्यास्पद धारणा पर घृणा व्यक्त की। असंभव, प्रोफेसर ने गंभीरता से कहा, और क्यों, कृपया बताइए। क्योंकि यह गड्ढा स्पष्टतः लावा और जलती हुई चट्टानों से भरा हुआ है, और इसलिए। लेकिन मान लीजिए कि यह एक विलुप्त ज्वालामुखी है। विलुप्त? हाँ, दुनिया की सतह पर सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या वर्तमान समय में केवल 300 के आसपास है। लेकिन विलुप्त ज्वालामुखियों की संख्या बहुत अधिक है। अब स्नेफिल्स इनमें से एक है। ऐतिहासिक समय से इस पर्वत पर केवल एक विस्फोट हुआ है, वह 1219 का था। उसके बाद से यह अधिक से अधिक शांत होता गया है, और अब इसे सक्रिय ज्वालामुखियों में नहीं गिना जाता है। ऐसे सकारात्मक बयानों का मैं कोई जवाब नहीं दे सका, इसलिए मैंने दस्तावेज के दूसरे अंधेरे अंशों की शरण ली। इस शब्द स्काटारिस का क्या अर्थ है, और जुलाई के कैलेंडर का इससे क्या संबंध है? मेरे चाचा ने कुछ मिनट विचार करने में लगाए। एक क्षण के लिए मुझे आशा की किरण दिखी, जो जल्दी ही बुझने वाली थी। क्योंकि उन्होंने जल्दी ही उत्तर दिया, जो तुम्हारे लिए अंधकार है, वही मेरे लिए प्रकाश है। यह उस सरल सावधानी को साबित करता है जिसके साथ सक्नुसेम ने अपनी खोज की रक्षा की और उसे परिभाषित किया। स्नेफिल्स में कई क्रेटर हैं, इसलिए ये बताना जरूरी था कि इनमें से कौन सा क्रेटर ग्लोब के केंद्र की ओर जाता है। आइसलैंड के ऋषि ने क्या किया? उन्होंने देखा कि जुलाई के कैलेंडर के दृष्टिकोण पर, यानी जून के आखिरी दिनों में, स्काटारिस नामक चोटियों में से एक ने अपनी छाया उस विशेष क्रेटर के मुहाने पर फेंकी, और उन्होंने उस तथ्य को अपने दस्तावेज में दर्ज किया। क्या इससे ज्यादा सटीक मार्गदर्शक हो सकता था? जैसे ही हम स्नेफिल्स के शिखर पर पहुंचेंगे, हमें सही रास्ता चुनने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मेरे चाचा ने निश्चयपूर्वक मेरी सभी आपत्तियों का उत्तर दे दिया था। मैंने देखा कि पुराने चर्मपत्र पर उनकी स्थिति अभेद्य थी, इसलिए मैंने विषय के उस हिस्से पर उन पर दबाव डालना बंद कर दिया, और सबसे बढ़कर उन्हें आश्वस्त करना आवश्यक था, इसलिए मैंने वैज्ञानिक आपत्तियों की ओर रुख किया, जो मेरी राय में कहीं अधिक गंभीर थीं। ठीक है, तो मैंने कहा, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि सक्नुसेम का वाक्य स्पष्ट है, और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये भी स्वीकार करूंगा कि दस्तावेज में प्रामाणिकता के सभी चिन्ह और सबूत मौजूद हैं। वो विद्वान दार्शनिक स्नेफिल्स की तह तक पहुंच गया था। उसने जुलाई के कैलेंडर से पहले स्काटारिस की छाया को क्रेटर के किनारे को छूते देखा है। उसने अपने समय में उस क्रेटर के दुनिया के केंद्र तक पहुंचने के बारे में पौराणिक कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन जहां तक खुद वहां पहुंचने, यात्रा करने और वापस लौटने की बात है, अगर वो कभी गया था, तो मैं कहता हूँ नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं किया। अब तुम्हारा कारण क्या है? मेरे चाचा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, विज्ञान के सभी सिद्धांत इस बात को अव्यावहारिक साबित करते हैं। सिद्धांत तो यही कहते हैं, है न? प्रोफेसर ने नम्र शिष्य के स्वर में उत्तर दिया। ओह, अप्रिय सिद्धांत! सिद्धांत हमें कैसे बाधा पहुंचाएंगे, है न? मैंने देखा कि वह मुझ पर ही हंस रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। हाँ, ये पूरी तरह से ज्ञात है कि गहराई में हर 70 फीट पर आंतरिक तापमान 1 डिग्री बढ़ता है। अब इस अनुपात को स्थिर मानते हुए, और पृथ्वी की त्रिज्या 1500 लीग होने पर, पृथ्वी के केंद्र में 360.032 डिग्री का तापमान होना चाहिए।
इसलिए इस पृथ्वी के शरीर को बनाने वाले सभी पदार्थ वहां गर्मागर्म गैस की स्थिति में मौजूद होने चाहिए, क्योंकि धातुएं जो गर्मी की क्रिया का सबसे अधिक विरोध करती हैं, सोना और प्लेटिनम और सबसे कठोर चट्टानें, ऐसे तापमान पर कभी भी ठोस या तरल नहीं हो सकती हैं। इसलिए मेरे पास ये पूछने का अच्छा कारण है कि क्या ऐसे माध्यम से प्रवेश करना संभव है। तो एक्सल, क्या ये गर्मी है जो तुम्हें परेशान कर रही है? बेशक ऐसा ही है। अगर हम 30 मील की गहराई तक पहुंच जाते तो हम स्थलीय भूपर्पटी की सीमा पर पहुंच जाते, क्योंकि वहां तापमान 2372 डिग्री से ज्यादा होगा। क्या आप समलन की स्थिति में डाल दिए जाने से डरते हैं? मैं इस प्रश्न का निर्णय आप पर छोड़ता हूँ, मैंने कुछ उदास होकर उत्तर दिया। यह मेरा निर्णय है, प्रोफेसर लिडेनब्रोक ने अपनी सबसे शानदार शैली में उत्तर दिया। न तो आप और न ही कोई और निश्चित रूप से जानता है कि इस पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इसकी त्रिज्या का 12,000वां हिस्सा भी ज्ञात नहीं है। विज्ञान पूरी तरह से परिपूर्ण है और हर नया सिद्धांत जल्द ही एक नए सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या फूरिया तक हमेशा यह नहीं माना जाता था कि अंतर्ग्रहीय स्थानों का तापमान निरंतर कम होता रहता है? और क्या वर्तमान समय में ये ज्ञात नहीं है कि ईथर क्षेत्रों की सबसे अधिक ठंड कभी भी 0 से 40 डिग्री नीचे फ़ारेनहाइट से कम नहीं होती है? आंतरिक गर्मी के साथ भी ऐसा ही क्यों नहीं होना चाहिए? यह एक निश्चित गहराई पर एक अगम्य सीमा तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए, बजाय इसके कि यह सबसे अधिक घुलनशील धातुओं को पिघलाने वाले बिंदु तक बढ़ जाए? चूंकि मेरे चाचा अब परिकल्पनाओं के आधार पर अपना पक्ष रख रहे थे, इसलिए कहने के लिए कुछ भी नहीं था। खैर, मैं आपको बता दूं कि सच्चे विद्वानों ने, जिनमें पॉयसन भी शामिल हैं, ये प्रदर्शित किया है कि यदि 360,000 डिग्री का तापोच्चार यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमान होता, तो पिघले हुए पदार्थ से उत्पन्न होने वाली ज्वलनशील गैसें एक लोचदार बल प्राप्त कर लेती, जिसका प्रतिरोध पृथ्वी की पपड़ी नहीं कर पाती, और यह एक फटते हुए बॉयलर की प्लेटों की तरह फट जाती। ये पॉयसन की राय है, मेरे चाचा, इससे अधिक कुछ नहीं। मान लिया, लेकिन यह अन्य प्रतिष्ठित भूगर्भशास्त्रियों द्वारा अपनाई गई मान्यता है कि पृथ्वी के अंदर न तो गैस है, न ही पानी, न ही कोई सबसे भारी खनिज है, क्योंकि इनमें से किसी भी मामले में पृथ्वी का वजन इतना नहीं होगा जितना कि इसका है। ओह, आंकड़ों से आप कुछ भी साबित कर सकते हैं, लेकिन क्या तथ्यों के साथ भी ऐसा ही है? क्या ये ज्ञात नहीं है कि सृष्टि के पहले दिनों से ज्वालामुखियों की संख्या कम हो गई है? और अगर केंद्रीय ताप है तो क्या हम इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि यह कम होने की प्रक्रिया में है? मेरे अच्छे चाचा, यदि आप अटकलों की सेना में शामिल हो जाएंगे, तो मैं इस मामले पर और अधिक चर्चा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे आपको ये बताना होगा कि मेरे विचारों का समर्थन करने के लिए बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। क्या आपको 1825 में मशहूर रसायनज्ञ हम्फ्री डेवी द्वारा मुझसे की गई मुलाकात याद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा जन्म तो 19 साल बाद हुआ था। खैर, हम्फ्री डेवी ने हैम्बर्ग से होते हुए मुझसे मुलाकात की। हम लंबे समय से अन्य समस्याओं के साथ साथ स्थलीय नाभिक की तरल संरचना की परिकल्पना पर चर्चा कर रहे थे। हम इस बात पर सहमत थे कि यह तरल अवस्था में नहीं हो सकता, एक ऐसे कारण से जिसे विज्ञान कभी भी झुठला नहीं पाया है। वो कारण क्या है? मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्योंकि यह तरल पिंड, महासागर की तरह, चंद्र आकर्षण के अधीन होगा, और इसलिए हर दिन 2 बार आंतरिक ज्वार आएगा, जो स्थलीय परत को उलट देगा, जिससे समय समय पर भूकंप आएंगे। फिर भी यह स्पष्ट है कि पृथ्वी की सतह आग की क्रिया के अधीन रही है, मैंने उत्तर दिया, और यह मानना पूरी तरह से उचित है कि बाहरी परत पहले ठंडी हो गई, जबकि गर्मी केंद्र में शरण ले ली। ये बिल्कुल गलत है, मेरे चाचा ने उत्तर दिया। पृथ्वी की सतह पर दहन से ही गर्मी पैदा हुई है, बस इतना ही। इसकी सतह पोटेशियम और सोडियम जैसी बहुत सी धातुओं से बनी है, जिनमें हवा और पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ने का अनोखा गुण है। ये धातुएं तब जलती हैं जब वायुमंडलीय वाष्प बारिश के रूप में मिट्टी पर गिरती है, और धीरे धीरे, जब पानी पृथ्वी की पपड़ी की दरारों में घुस जाता है, तो वे विस्फोटों और विस्फोटों के साथ नए सिरे से दहन करने लगते हैं।
यही कारण है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के स्थान पर बहुत से ज्वालामुखी हैं। मेरी बात पर यकीन करें तो यह एक बहुत ही चतुर परिकल्पना है, मैंने खुद पर गुस्सा करते हुए कहा। और हम्फ्री डेवी ने मुझे एक सरल प्रयोग द्वारा दिखाया। उन्होंने धातुओं की एक छोटी सी गेंद बनाई जिसका मैंने नाम बताया है, और जो हमारे ग्रह का एक बहुत ही सुंदर प्रतिनिधित्व था। जब भी उन्होंने बारिश की एक महीन उसको इसकी सतह पर गिराया, तो ये छोटे छोटे मोन्टिक्यूल्स में ऊपर उठ गई, ये ऑक्सीकरण हो गई और छोटे छोटे पहाड़ों का निर्माण हुआ। इसके एक शिखर पर एक गड्ढा खुल गया, विस्फोट हुआ और पूरी गेंद में इतनी गर्मी फैल गई कि इसे हाथ में पकड़ना मुश्किल हो गया। सच तो यह है कि प्रोफेसर के तर्कों से मैं हिलने लगा था। इसके अलावा उन्होंने अपने सामान्य उत्साह और उत्कट उत्साह से उन्हें और अधिक बल दे दिया था। देखिए एक्सल, उन्होंने आगे कहा, स्थलीय नाभिक की स्थिति ने भूवैज्ञानिकों के बीच विभिन्न परिकल्पनाओं को जन्म दिया है। इस आंतरिक गर्मी के लिए कोई सबूत नहीं है। मेरी राय है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। इसके अलावा हम खुद देखेंगे और अर्ने सक्नुसेम की तरह हम ये जान लेंगे कि इस महान प्रश्न के संबंध में क्या सत्य है। बहुत अच्छा, हम देखेंगे, मैंने जवाब दिया, खुद को उसके संक्रामक उत्साह से बहकते हुए महसूस करते हुए। हाँ, हम देखेंगे, यानी अगर वहाँ कुछ देखना संभव है। और क्यों नहीं, क्या हमें प्रकाश पाने के लिए विद्युतीय घटनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए? क्या हमें वायुमंडल से प्रकाश की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, जिसका दबाव केंद्र के पास पहुंचने पर उसे चमकदार बना सकता है? हाँ, मैंने कहा, ये भी संभव है। ये तो निश्चित है, मेरे चाचा ने विजय के स्वर में कहा। लेकिन चुप रहो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? पूरे विषय पर चुप रहो और पृथ्वी के केंद्र की खोज करने की इस योजना में कोई भी हमसे आगे न निकल जाए।